इसे बुलंदियों पर पहुंचाया, और हाँ, आखिर में इसके पतन के गवाह भी यही बने। तो ठीक है, नींव रखी जा चुकी है। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां यह साम्राज्य अपनी ताकत और विस्तार के शिखर को छूता है, और इसका पूरा श्रेय जाता है दो महान महान शासकों को। अब मिलिए समुद्रगुप्त से, एक ऐसा शासक जिसके एक हाथ में तलवार थी तो कहते हैं दूसरे में वीणा। वो एक जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे, इतने महान कि इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहते हैं। और उनकी बहादुरी की ये कहानियां कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये आज भी इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख पर खुदी हुई हैं, जिसे उनके मंत्री हरिशेर ने लिखवाया था। तो उनकी रणनीति आखिर थी क्या? ये सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी कि बस तलवार के जोर पर सब कुछ जीत लेना नहीं था। नहीं, ये स्मार्ट पावर का खेल था। जरा सोचिए, उत्तर भारत के राजाओं को तो उन्होंने सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण में उन्होंने एक अलग ही चाल चली। राजाओं को हराया और फिर उनका राज उन्हें वापस दे दिया, बस एक शर्त पर कि वो गुप्तों की अधीनता मानेंगे। और जो सीमा पे राज्य थे उनसे दोस्ती की ताकि वो टैक्स देते रहें। तो ये सिर्फ जीतना नहीं था, ये था असली शासन करने का तरीका। अगर समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य की एक मजबूत इमारत खड़ी की, तो उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे सोने से मढ़ दिया। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य सचमुच अपने स्वर्ण शिखर पर पहुंचा। लेकिन एक मिनट, क्या किसी भी युग को स्वर्ण युग सिर्फ सैन्य ताकत और जीती हुई लड़ाइयों से कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी का असली सोना वो तो सीमाओं और युद्ध के मैदानों से कहीं परे था।